नमस्कार, वेलकम टू रविवार विद किशोर कलाकार। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं व्याला फिगर्स के बारे में। व्याला जिसको साउथ इंडिया में याली भी बोला जाता है, शार्दुला भी इसका नाम है। बेसिकली अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इसके नाम है, राइट। मगर जो बहुत ही कॉमन नाम लिया जाता है वो व्याला है, राइट। तो आज का ये जो हमारा सेशन होने वाला है, जो एपिसोड होने वाला है, उस पर हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। और मेरे सच बताऊं, पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आज रखने वाली हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर एक रीजन जो व्याला जो फिगर है उसको एज अ टॉपिक हमने लिया है, मैंने लिया है इस एपिसोड में। उसका एक रीजन ये है कि लास्ट वीडियो में मेरे पास एक कमेंट आया था मनीषा का। उन्होंने बोला था कि व्याला फिगर के बारे में भी हम कुछ बात करें, राइट। तो मैंने सोचा कि हाँ, मतलब ये भी एक टॉपिक हो सकता है जो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही अट्रैक्ट करता है। मैं बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हूँ क्योंकि जब भी मिथिकल क्रिएचर्स की बात होती है ना, व्याला फिगर है क्या? व्याला मतलब वही आपका हाइब्रिड क्रिएचर हो गया, या फिर हम बोले कि मिथिकल एनिमल हो गया। और यार ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमको वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है। सिर्फ इंडियन आर्ट की मैं बात करूँ, सिर्फ इंडियन आर्ट में टेम्पल आर्किटेक्चर पर ही नहीं, और भी अलग फॉर्म्स में ही नहीं, उसके अलावा हमको ग्रीक माइथोलॉजी में भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं, चाइनीज, जापानीज, और भी बहुत सारी जो जितनी भी आर्ट है अलग अलग, वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे मैं बोलूँ तो वहाँ पर भी हमको इसका जो है डिपिक्शन, इसका जो क्रिएशन है वो देखने को मिलता है। और इन सब की अलग अलग मीनिंग है और इनके अलग अलग एस्पेक्ट हैं, राइट। अलग अलग फॉर्म्स में इनको डिपिक्ट किया जाता है। मगर जो इस एपिसोड में मैं बात करने वाली हूँ वो मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट को लेकर इसके बारे में बात करने वाली हूँ। मेरे कुछ मैं बोलूँ कि मेरी परसेप्शन जो है, थोड़े से मेरे ओपिनियन जो मतलब कि मुझे लगता है, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, उसको लेकर भी मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। सिंस मुझे ये लगता है क्योंकि हमारे को अभी और रिसर्च करने की जरूरत है, और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी सामने निकल कर नहीं आई है, या फिर वो बहुत ही ज्यादा ऐसे पॉपुलर नहीं है, राइट। तो ठीक है, आज के इस एपिसोड में बात करेंगे व्याला के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, अब जैसे कि मैंने आपको नाम लिया, यहाँ पर मैंने नाम लिया व्याला फिगर के बारे में। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको एकेडमिक बैकग्राउंड बताऊं तो हम ये देखते हैं कि जो व्याला का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर मैं बोलूँ कि एक ऐसा मिथिकल क्रिएचर है जिसको हम बोले, जिसका जो हेड है वो कभी कभी जो है लायन का दिखाया जाता है, जो बाकी जो बॉडी होती है वो एलिफेंट की होती है, और समटाइम्स इट इज शोन विथ टेल ऑफ स्नेक, या फिर मैं बोलूँ कि सरपेंट, राइट। तो वही है, पार्ट लायन हो गया, पार्ट एलिफेंट हो गया। तो इस तरह का फॉर्म जो है हमको देखने को मिलता है, राइट, जिसको हम व्याला बोलते हैं। बेसिकली जितने भी माइथोलॉजीज है हमारी, या फिर जो मिथोलॉजीज वगैरह हैं, उसमें इनका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलता है, राइट। और यहाँ पर इनको फॉर्म, हम बोलें कि फॉर्म प्रदान की गई है, फॉर्म में बनाया है इंडियन आर्टिस्ट ने, राइट। और एज अ डेकोरेटिव मोटिव, बहुत ज्यादा डेकोरेटिव मोटिव, बहुत ज्यादा इसको मैं बोलूँ कि वाइडली यूज किया जाता है। टेम्पल्स के जो डोर फ्रेम्स हैं, जो एंट्रेंस गेट हैं वहाँ पर, उसके अलावा जो आउटर वॉल्स हैं वहाँ पर भी। और साउथ इंडिया के तो कुछ टेम्पल्स ऐसे भी हैं जहाँ पर जो अंदर वाला जो हिस्सा है, जो हमारा इंटीरियर पार्ट है टेम्पल का, वहाँ पर भी एज अ सपोर्टिंग एलिमेंट हमको ये देखने को मिलते हैं पिलर के साथ, राइट। तो ये मतलब बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो चलिए फिर बात करते हैं इसके ऊपर। तो पॉइंट नंबर 1, मैंने इस जो सेक्शन है उसको मतलब कि 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो जो अब व्याला है, व्याला का मुझे आपको थोड़ा सा विजुअल जो है आपका, जो मैं नैरेटिव कंपोज करने की कोशिश कर रही हूँ, वो थोड़ा सा आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। उसके अलावा अगर अब मैं थोड़ा सा एकेडमिक बेस पर थोड़ा सा और आगे जाऊं, तो हम ये देखते हैं कि जो व्याला है आपका, जो सम्रांगण सूत्रधार है और अपराजित पृच्छा, यानी कि ये 2 आपके टेक्स्ट हो गए। जिनको नहीं पता थोड़ा सा एक लाइन में बता देती हूँ। सम्रांगण सूत्र में हम देखते हैं कि जितना भी आपका आर्किटेक्चरल हो गया, आपका जितना भी स्कल्पचरल आर्ट हो गया, उसके बारे में बताया गया, उसके बारे में लिखा गया है। और बाकी जो आपका अपराजित पृच्छा हो गया, उसमें आपका जो इंडियन है और जो
और जो मैं बोलूँ कि जो हिंदू आइकनोग्राफी है उसके बारे में लिखा गया है ये इन दोनों टेक्स्ट में। तो अगर इन दोनों टेक्स्ट को कंबाइन करके हम देखें तो इसमें हम देखते हैं कि हमको अराउंड जो 24 व्यालास हैं उनका हमको जो है देखने को मिलता है, रिटन एविडेंस में बोलूँ या फिर उसके बारे में लिखा गया है इन दोनों टेक्स्ट के अंदर, ठीक है? तो हम देखते हैं कि हमको अश्वव्याला देखने को मिलता है, उसके बाद हमको गजव्याला देखने को मिलता है, उसके बाद सिंह व्याला देखने को मिलता है, उसके बाद जो नर व्याला है यानी कि जिसका हेड जो है ह्यूमन का होगा और बाकी जो बॉडी होगी वो किसी एनिमल की होगी, राइट? तो हमको इस तरह के काफ़ी सारे व्यालास देखने को मिलते हैं, राइट? अब एकेडमिक पॉइंट नंबर 2 अगर मैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो फिर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखते हैं कि जो व्याला है, व्याला का मतलब होता है कि प्रोटेक्टर। ही इज़ कंसिडर्ड एज़ प्रोटेक्टर ऑफ द टेम्पल, राइट? जो टेम्पल को प्रोटेक्ट करता है। ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड गार्डियन फिगर्स, राइट? जो टेम्पल है, टेम्पल के हम देखते हैं कि जो एंट्रेंस गेट पर है वो बनाया जाता है, तो वो पर्पस सर्व करता है गार्ड का, राइट? वो गार्ड करता है टेम्पल को, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, राइट? तो ये इसका एकेडमिक सरफेस हो गया, फिर हम बोलूँ कि हमने एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देख लिया। अब उसके अलावा अब जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते हैं और उसके अलावा हाँ, ये भी है कि डेकोरेटिव मोटिव है ये, जो यूजुअली टेम्पल्स के वॉल्स पर या फिर आपको पिलर्स पे डिपिक्शन देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा एंट्रेंस पे तो मैंने खैर बता ही दिया, राइट? तो बेसिकली यहाँ पर एक पॉइंट और कि आर्किटेक्चर में हम देखते हैं कि टेम्पल आर्किटेक्चर बेसिकली है क्या? वो सिंथेसिस है। हम देखते हैं किसका? जो आपकी इंजीनियरिंग स्किल्स हैं वो और जो आपके डेकोरेटिव मोटिव्स हैं वो। यही 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी टेम्पल आर्किटेक्चर पे, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट भी है एक, राइट? तो अभी थोड़ा-सा अब आप हम आगे जंप करेंगे। यहाँ पर अब मैं थोड़ा-सा पर्सनल हो रही हूँ, यहाँ पर मैं अपना थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सो दैट आपको पता हो कि कौन-सी चीज़ें एकेडमिक में क्या लिखी हैं और उन सब चीज़ों को मैं कैसे लेती हूँ या फिर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, आपके अलग परसेप्शन हो सकते हैं, आप कैसे चीज़ों को पर्सीव करते हैं इन सब मोटिव्स को जब आप देखते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप बताना। सिंस जो एपिसोड है ये आर्ट टॉक का ही है, इट इज़ मेंट फॉर कि हम बात कर सकें, हम अपने जो पॉइंट्स है, जो थॉट प्रोसेस है वो शेयर कर सकें, राइट? तो चलिए ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू कि जो हमको जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो जो हमको देखने को मिलता है इनके बारे में वो हमने थोड़ा-सा जान लिया, ठीक है? ऊपर से सरफेस से। अब जो व्याला है, जब मैं इन सब चीज़ों को देखती हूँ तो अगर हम ये बोलें कि ठीक है ये जो है गार्डियन स्पिरिट्स हैं, ओके समझ आता है। उसके अलावा अगर एक और मीनिंग हम इनका निकालें तो हमको ये भी समझ आता है कि क्योंकि ये जो है 2 जो एनिमल्स हैं उनके कंबाइन से बने हैं या फिर मैं बोलूँ क्योंकि एक ये हाइब्रिड क्रिएचर हैं। अब यहाँ पे चलो एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पर सिंह व्याला जो है उसके बारे में, जिसको हम लायन व्याला भी बोल सकते हैं, उसके बारे में बात करूँ तो हम देखते हैं कि जो उसका हेड होगा वो लायन का होगा, बाकी जो बॉडी होगी वो किसी और एनिमल की हो सकती है। यानी कि इससे ये तो पता चल रहा है कि ये जो व्याला है वो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है लायन से, राइट? तो हमको ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि ठीक है, समझ आता है कि ठीक है, आप बोल रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है, वो बाकी सारे एनिमल से ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा पावरफुल है, राइट? समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया, वो गार्ड कर रहा है, ओके समझ आ गया। लेकिन टेम्पल को यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं 2 कि वो गार्ड कर रहा है किस चीज़ को? क्योंकि टेम्पल मैं जिस तरह से देखती हूँ क्योंकि टेम्पल में ऑलरेडी एक डेइटी रिसाइड कर रही है, अंदर जो है हमारा गॉड इमेज है, गॉड रिसाइड कर रहे हैं टेम्पल के अंदर, तो उसको किस चीज़ से प्रोटेक्शन वो कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जो बाहर टेम्पल के बाहर बहुत सारे नेगेटिव स्पिरिट्स भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है ना? चारों तरफ हम ये भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एविल भी है, बहुत नेगेटिव पावर्स भी हैं, राइट? उनसे वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन ये भी आती है, एक डेफिनेशन ये भी आती है और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर ये भी मुझे देख देना। उसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता है कि ठीक है,
समझ आ गया कि गार्डियन फिगर है, ओके, प्रोटेक्ट कर रहा है जितने भी एविल्स हैं आपकी, जो भी एग्जिस्ट कर रही हैं सराउंडिंग में, जो नेगेटिव पावर्स हैं उससे प्रोटेक्ट कर रहा है। और क्योंकि जो नेगेटिव पावर्स हैं वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक ऐसा जो है अवतार लेना पड़ेगा, आपको एक ऐसा फॉर्म लेना पड़ेगा कि आप उस नेगेटिव एनर्जी को, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उससे आपको compete करने के लिए, उसको हराने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको फेस करने के लिए आपको और भी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, राइट? जो हाइब्रिड क्रिएशन है उसका कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। इट इज ऑल्सो, अब अकेडमिक लाइन में एक लाइन और ऐड करना चाहती हूँ। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा अकेडमिक हो रही हूँ कि यहाँ पर इसका ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जब जो डिवोटी है टेम्पल में आ रहा है वर्शिप के लिए, दर्शन के लिए आ रहा है, राइट, तो वो ये देख रहा है कि ठीक है, ये जो क्रिएचर है, जो हाइब्रिड स्टाइल है, वो इतना पावरफुल है जिसको देखकर ही डर लग रहा है, वो जरूर ही हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। एक हम बोलें कि सेंस ऑफ प्रोटेक्शन डेवलप होता है कि नहीं, कि बाकी जो नेगेटिव पावर्स है उनसे ये compete कर सकता है। और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जो डिवोटी है वो यहाँ पर अब जो है उसको फियर नहीं है, राइट? तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन आ गया है। ये भी एक यहाँ पर है, मैं बोलूँगी एक डेफिनेशन है, एक यहाँ पर हम बोलें कि जो भी दे रखा है एकेडमिक राइटिंग में, कि यहाँ पर इसको इस सेंस में भी लिया जाता है। उसके अलावा जो क्वेश्चन अब मेरा यहाँ पर आता है वो ये है, पॉइंट नंबर 2, कि ठीक है, समझ आ गया इसका कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे जो है आर्टिस्ट कंपोज कर रहा है आइडिया को, राइट? अब यहाँ पर हमको कुछ व्याला फिगर्स ऐसे देखने को मिलते हैं जो उन जिनके नीचे, मतलब कि व्याला फिगर्स के नीचे हमको कुछ और डिपिक्शंस भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ व्याला के नीचे हमको सबमिसिव मोड में और दूसरे एनिमल्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट देखने को मिलते हैं। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कई टेम्पल्स के डिपिक्शंस पे, जो व्याला है, व्याला जो है ओवर पावर कर रहे हैं ह्यूमंस को भी। तो उन सब का क्या मतलब है, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये आता है। और कई व्यालास में हम ये देखते हैं कि व्याला को जो है राइड कर रहे हैं ह्यूमन फिगर्स, राइट, और राइट, और उनको वॉरियर भी बोला जाता है। तो यहाँ पर उनका क्या मतलब होता है कि इतनी सारी अलग अलग हमको डिपिक्शंस देखने को मिलती हैं। तो अब ये जो बाकी सारी जो डिपिक्शन है जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, इनको, ये मेरे सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते हैं, और अगर इनको मैं थोड़ा सा समझ कर, थोड़ा सा मैं और इनको आंसर इनका मैं लेना चाहूँ, तो हमको ये देखने को मिलता है, इसको मैं थोड़ा सा अलग एंगल से समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप इसको प्लीज थोड़ा सा फ्री होकर समझना, फ्री माइंड से, अनबायस्ड तरीके से समझने की कोशिश करना कि ये जो जो मैं 2-3 फिगर का डिपिक्शन मैं आपको बता रही हूँ कि व्याला को कई बार देखा जाता है कि वो ओवर पावर कर रहा है ह्यूमन फिगर को, या फिर एनिमल का जो फिगर है उसको ओवर पावर कर रहा है। तो इन सब का मतलब क्या है? क्योंकि अभी तो हमने अकेडमिक रूप से ये देखा ना कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना, वो गार्डियन है एक तरह से, गार्डियन जो मैं बोलूँ कि एनिमल्स है या फिर जो फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर ये सारे डिपिक्शन क्यों? तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से समझने की कोशिश की है कि वैष्णव जो ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग जो व्याला का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिया जाता है। उसमें ये कंसिडर किया जाता है कि जो आपका वो है एलिफेंट है, एलिफेंट आपका शो करता है विजडम को, और जो लायन है, लायन प्रेजेंट करता है, सिंबॉलिकली प्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, राइट? तो अगर हम इस तरीके से अब इसको समझने की कोशिश करें कि मतलब ये जितनी भी चीजों का डिपिक्शन हुआ है, जो व्याला फिगर का जो फॉर्मेशन हुआ है, वो जो हमारे अंदर एग्जिस्ट करती हैं चीजें, वो उन्हीं को दर्शा रहे हैं। तो फिर हम उसका अगर मतलब निकालने लग जाएंगे तो उसका मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा, और ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में होता क्या है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि एक नॉन वर्बल लैंग्वेज डेवलप होती हुई नजर आती है, राइट? या फिर मैं बोलूँ कि एक नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन हमको देखने को मिलता है, या फिर मैं बोलूँ कि बहुत सारे सिंबल्स और मोटिव्स का यूज किया जाता है जो जो बेसिकली एक वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी है इंडियन आर्ट को समझने की,
राइट। मैंने बहुत पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो इंडियन आर्ट है बहुत ज़्यादा सजेस्टिव है, डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोला जाता है, हर कुछ सिंबल के तौर पर ही आपको देखने को मिलेगी और उसको आपको समझना पड़ेगा। और उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, उसको समझने के लिए आपको आर्टिस्ट के माइंड में झांकना पड़ेगा, राइट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं थोड़ा-सा यहाँ पर अलग हटकर बात करूँ, तो हम देखते हैं कि मैंने पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं, अपना DSSB वाला जो सीरीज़ था उसमें मैंने बहुत जगह मेंशन किया है, 1-2 जगह मेंशन किया है कि आप 2 तरह से जो है आर्ट को कंपोज़ कर सकते हो। एक तो रिप्रेजेंटेशनल मैं बोलूँ कि आर्ट हो सकती है आपकी, मतलब कि जो भी आप फिज़िकल आई से देख रहे हो, जो भी फिज़िकल रियलिटी है उसको आप डिपिक्ट कर रहे हो। उसके अलावा एक होता है कि आप कुछ क्रिएटिव मोड में प्रेज़ेंट कर रहे हो, या फिर मैं बोलूँ कि जो एक स्पिरिचुअल एसेंस है उसको आप लेकर आ रहे हो सरफेस पे, राइट। तो ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो लगता है मुझे वो निकल कर आता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको नाम लिया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि जो नेचर है, नेचर में एक बैड एनर्जी भी है और एक गुड एनर्जी भी है, राइट। एक एविल पावर है, एविल फोर्स है, या फिर मैं बोलूँ फिर एक एक जो डिविनिटी है, जो दिव्य तत्व है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। उसको आप फील तो कर सकते हो। दोनों चीजें जो है वो इनटेंजिबल है, या फिर मैं बोलूँ इनटेंजिबल है, और फिर मैं बोलूँ कि इनविजिबल है। उनको आप टच नहीं कर सकते, उनको आप देख नहीं सकते, मगर आप उनको फील कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि एक होता है कि फिजिकल रियलिटी का रिप्रेजेंटेशन, राइट। जो आपको दिख रहा है आपने उसको बना दिया, लेकिन अब आप ऐसा कुछ बनाने जा रहे हो, आप ऐसा कुछ एक फॉर्म करने जा रहे हो जिसको आपने देखा तो नहीं है मगर महसूस जरूर किया है, जो एग्जिस्ट करता है मगर थोड़े से अलग लेवल पे, राइट। थोड़ा सा इनर लेवल पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। आप अपने इमोशंस, अपने थॉट प्रोसेस को कैसे बाहर निकाल के लेकर आ रहे हो, कैसे फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो। मुझे लगता है कि जो व्याला का कॉन्सेप्ट है वो हमको यही डिनोट करता है, वो यही हमको समझाता है, राइट। और इस पॉइंट को, इसका जो क्वेश्चन है, जो मैंने अभी 2-3 आपको मोटिव बताए थे, इसका थोड़ा सा मैं आंसर पे जाने से पहले, या फिर मैं अपना प्रोसेस रखने से पहले, वहां पर अपना पॉइंट रखने से पहले, मैं आपको एक चीज और यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम चीजों को पढ़ रहे हैं और हमने बस पढ़ लिया और फिर ठीक है हमने उसको समझ भी लिया, फिर समझ के हमने किया क्या, मुझे लगता है कि अगर हम बात करेंगे और हम उसको अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे और अलग डायमेंशन पे उसकी बात करेंगे तो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। क्योंकि एकेडमिकली भी हमको सारी चीज़ें रिटर्न नहीं देखने को मिलते, भी बहुत सारी रिसर्च होनी बाकी है, राइट। और आई डू नॉट क्लेम कि मैं सब कुछ जानती हूँ या फिर मैं कोई स्कॉलर हूँ या फिर ऐसा कुछ है, नहीं। मैं जस्ट अपना पर्सपेक्टिव आपके साथ आपके सामने रख रही हूँ। मैं बस बताना चाहती हूँ कि हाँ, दिस इज द वे आई परसीव थिंग्स, और या मैं बस अपनी बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक और पॉइंट निकल कर आता है, राइट। उसमें हम ये देखते हैं कि जब भी चीजें होती है ना, ठीक है, आपके पास, मैं बोलूँ बहुत ही साधारण भाषा में बोल रही हूँ, अब मैं समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट में एक स्टोरी है, राइट। अब स्टोरी जो है उसमें सारी, मतलब कि जो लिखा हुआ है सब कुछ वर्ड्स है, कोई विजुअल, मैं बोलूँ कि कोई विजुअल्स नहीं है, कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशंस नहीं है। तो जो भी स्टोरी होगी ना वो मुझे इमेजिन करनी है, ठीक है। और अब मुझे कुछ ऐसा जो स्टोरी है उसको इमेजिन करके कुछ ऐसा डिपिक्शन करना है, सो दैट जो सामने वाला पर्सन होगा वो उसको देखकर समझ पाए, पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो मुझे लगता है कि जो इंडियन आर्ट है ना, इंडियन आर्ट में यही सारी चीजें चलती हैं। क्योंकि जो व्याला है, देखो यार, देखो मिथिकल क्रिएचर है, वो एग्जिस्ट तो नहीं करता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है इस वाले जो हमारा अर्दी वर्ल्ड है, या फिर जो संसार है, संसार में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सब माइंड की क्रिएशन है, ये सब ह्यूमन फैंटेसी है एक तरह से। तो मुझे लगता है कि क्यों फैंटेसी अगर की है तो क्यों और कैसे, राइट। उन्होंने ऐसे, मतलब कि 2 फिगर्स को आपस में जोड़ दिया है, वो मतलब कि एक इंडिविजुअल शक्ति से भी ज्यादा पावरफुल है, वो लायन से भी ज्यादा पावरफुल है हमारा। अगर मैं अश्व व्याला की बात करूँ, जो एलिफेंट है उससे भी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि दोनों सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो ऐसा क्यों, राइट। और इसमें भी हम सिंबॉलिक एस्पेक्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो व्याला है, सपोज जो हमारे सिंह व्याला है वो दर्शा रहा है, जो सिंह है, जो लायन है वो दर्शा रहा है हमारी स्ट्रेंथ को, और जो हमारा एलिफेंट है वो विजडम को। तो क्यों ये भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों कंपोज किया जा रहा है, तो हम ये देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडियन आर्ट है ना, इंडियन आर्ट में ना कॉन्सेप्ट है पर्सोनिफिकेशन का।
अब बोलोगे आप ये पर्सोनिफिकेशन क्या है और पर्सोनिफिकेशन किस सेंस में? हम ये देखते हैं कि जितनी भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसको हम कैसे लिविंग थिंग में कन्वर्ट करते हैं। अब आप बोलोगे वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि जो आयुध है, जो वेपन्स हैं गॉड्स के, फॉर एग्जाम्पल विष्णु के जो आयुध हैं, जो वेपन्स हैं, उनको भी हम देखते हैं कि हम पर्सोनिफाई करते हैं इंडियन आर्ट में। हम उनको जो है, क्योंकि वो देवता से एसोसिएटेड है, क्योंकि वो विष्णु से, लॉर्ड विष्णु से एसोसिएटेड हैं, तो हम उनकी भी वर्शिप करते हैं। और इवन अगर मैं बोलूँ कि हमारे यहाँ तो फेस्टिवल्स भी हैं जिनमें हम इन सब चीजों की वर्शिप करते हैं। तो आप देख रहे हो कि वो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो उनके वेपन्स हैं, उनको भी आप कैसे पर्सोनिफाई कर रहे हो, राइट? उनको आप एक ऐसी जगह दे रहे हो, आप उनका डिपिक्शन कर रहे हो, आप उनको एक फॉर्म प्रदान कर रहे हो कि वो देवता के समान ही पूजनीय हो चुके हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हमको दशावतार टेम्पल पे जो एक पैनल है, जो आउटर वॉल है, वहां पर हमको इनका पैनल देखने को मिलता है। वहां पर आपको ये जो पर्सोनिफिकेशन है आयुध की, वो आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको मधु कैटभ के साथ साथ आपको खड्ग है, धनुष पुरुष है, उसके बाद फिर चक्र पुरुष है, उसके बाद जो गदा देवी है, उनका डिपिक्शन बहुत ही खूबसूरती से देखने को मिलेगा। इवन अगर मैं बात करूं कि हमको पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलता है जो हमारी गॉडेस है, जो हमारी रिवर गॉडेसेस हैं, आपका यमुना हो गया और गंगा का जो फिगर हो गया, इनका भी हमको पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलता है। और अगर अब मैं यहाँ पर व्याला के कॉन्सेप्ट में बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो व्याला है वो भी एक तरह से पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेस। तो मुझे ये लगता है कि किस तरह से जो कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आ रहा है। आप किस तरह से ऐसी सारी चीजें तो देख रहे हो जो आपने, जो स्पिरिचुअल रियलिटी है, या फिर मैं बोलूँ कि जो इनर वाइटैलिटी है, इनर वाइटैलिटी ऑफ स्पिरिट है, अब उसको कैसे निकाल कर लेकर आ रहे हो। ये भी मुझे लगता है कि एक डायमेंशन हो सकती है सोचने की, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट अप्रोच है और जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जस्ट मैंने बस नाम दे दिए हैं इन सारी अप्रोच को, क्योंकि हम पर्सोनिफाई ही तो कर रहे हैं, हम अडोर कर रहे हैं, है ना, राइट? हम इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हम चीजों को इतना सिंप्लीफाई कर रहे हैं इंडियन आर्ट में कि सामने जो देखकर है वो समझ पाए। और यहाँ पर अगर मैं बात एक ऐड करूँ तो अगर अब हम ऐसा कॉमन मैन बात करें कि जो व्याला फिगर को अगर आप देख रहे हो टेम्पल्स पे, वो बना रखा है उन्होंने, जो मोटिव्स है वो बने हुए हैं चारों तरफ, तो सबसे पहले आपका इंप्रेशन क्या जाता है? सबसे पहले आप वो जो है क्या महसूस करते हो, क्या सोचते हो उनको देखकर? तो ऑब्वियसली बात है, इतने टेरिफाइंग फिगर है, इतने हॉरिफाइड फिगर है, तो एक सेंस ऑफ फियर भी कहीं ना कहीं डेवलप होता है, अनटिल अनलेस अगर आपको ये ना पता हो कि अच्छा कि ये जो है इनका डिपिक्शन किया गया है क्योंकि जो बाहर जो एग्जिस्ट कर रही हैं, जो नेगेटिव पावर्स है, वो उनको ये कम्पीट करेंगे और हमको ये प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे कहीं ना कहीं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, राइट? तो आप क्योंकि उस चीज को महसूस कर पा रहे हो, राइट? तो और मुझे लगता है जो आर्टिस्ट है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गया है, वो आपको ये रियलाइज कराने में सक्सेसफुल हो चुका है कि हाँ, कि ये जो फिगर का डिपिक्शन है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है बाकी सारे एनिमल्स से, ठीक है, एज कम्पेयर टू लायन एंड एज कम्पेयर टू जो आपका एलिफेंट फिगर है, राइट? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये एक कॉन्सेप्ट आता है कि आप कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आपका जो नॉन वर्बल मोड है कम्युनिकेशन का, आप वो कैसे कर पा रहे हो, राइट? और उसके अलावा जो भी इंटेंजिबल जो चीज़ें हैं, जो इनविजिबल चीज़ें हैं, उनको आप एक फॉर्म प्रदान कर रहे हो, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला, राइट? लेकिन अब मैं दोबारा जंप करूँ अपने क्वेश्चंस पर, जो ये था कि काफ़ी सारे व्याला फिगर्स हम देखते हैं कि वो ओवर पावर कर रहे हैं ह्यूमन फिगर्स को, ओवर पावर कर रहे हैं आपका एलिफेंट वाले फिगर को भी, राइट? अब इसमें भी दो कॉन्टेक्स्ट हो चुके हैं, एक तो आपको व्याला फिगर्स भी देखने को मिलेंगे और कई बार लायन फिगर भी आपको देखने को मिलेगा जो ओवर पावर कर रहा है एलिफेंट को। जो एलिफेंट है वो सबमिसिव मोड में दिखाया जाता है, राइट? वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बारे में हम जाएंगे नहीं। उसकी जो चीजें हैं, उसकी जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही अलग है। अभी हम व्याला पे ही स्टिक रहेंगे। तो व्याला के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कहूँ तो हम ये देखते हैं कि अगर आप इसको इस तरह से जो है डिकोड करने की कोशिश करते हो कि जो स्ट्रेंथ है उसको हम दिखा रहे हैं लायन के फिगर से, ठीक है, या फिर लायन के हेड से, और जो आपका विजडम है वो हम दर्शा रहे हैं
एलिफेंट के माध्यम से, राइट, या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है विजडम का। इट इज ऑल्सो, एलिफेंट तो आपको पता ही होगा, एलिफेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज विजडम, लाइक, राइट, सिंबल ऑफ विजडम। तो अब यहाँ पर ये जो दोनों चीजें हैं, ये उसको जो फिगर है, जो ह्यूमन का फिगर है, उसको क्यों ओवर पावर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक यहाँ पर चीज निकल कर आती है कि जो ह्यूमन है वो ह्यूमन की ही स्ट्रेंथ को और विजडम को दर्शा रहा है, और जो ह्यूमन की स्ट्रेंथ है और जो विजडम है वो ह्यूमन को ही ओवर पावर कर रही है कहीं ना कहीं। तो इट इज ऑल्सो, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक और डेफिनेशन निकल कर आती है कि जो हमारी चीजें वो हम पर ही हावी हो रही हैं, अगर हमने उसका सही से यूज नहीं किया या फिर अगर हमने उसको गलत तरीके से यूज कर लिया, राइट। क्योंकि मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो बाकी सारी चीजें जो ओवर पावर कर रही हैं चीजें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि अगर अश्वव्याला है, अश्वव्याला को दिखा रखा है कि वो ओवर पावर कर रहा है एलिफेंट को, तो इसका मतलब क्या है। या फिर मैं बोलूँ कि जो लायन व्याला है, लायन व्याला ओवर पावर कर रहा है एलिफेंट फिगर को, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ ओवर पावर कर रही है आपकी विजडम को, आपकी इंटेलिजेंस को, राइट। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट निकल के आ सकता है। आई मीन ये हो सकता है, क्योंकि ये सब कहीं रिटन नहीं है, या फिर ये सिर्फ मैं बोलूँ कि ये मेरा नजरिया है देखने का, क्योंकि मैं थोड़ा सा जो बाकी सारी जो रीडिंग्स हैं उनमें जो इनका वो दे रखा है, डिपिक्शन है, जो उनका मीनिंग है वो सब दे रखा है, अगर उनको लेकर मैं बात करूँ तो ये सारी चीजें निकल कर आती हैं, ठीक है। एज अ इंडिविजुअल मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ परसेप्शन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेरा क्वेश्चन एक और है कि जो व्याला है, व्याला जो है ओवर पावर करते हुए दिखाए गए हैं, या तो वो ह्यूमन को या फिर एनिमल्स को। ऐसा कोई गॉड फिगर तो हमको देखने को नहीं मिलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई गॉड फिगर कोई ओवर पावर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो डिवाइन बीइंग है, जो सुप्रीम बीइंग है, क्योंकि गॉड को आप क्या बोलोगे, वो तो सब जानता है, उनको तो सब पता है ना। तो उनकी जो बाकी सारी जो उनकी पावर्स है वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और उनके ऊपर एक तरह से वो सही उनका प्रयोग कर रहे हैं, राइट। क्योंकि ह्यूमंस के साथ क्या होता है, क्योंकि नेचर होता है ह्यूमन का, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उससे वो हमारा ही नुकसान होगा। हमारी अगर फिजिकल स्ट्रेंथ को, फिजिकल पावर को गलत जगह इस्तेमाल करते हैं, उससे किसका नुकसान है, उससे हम लोगों का ही नुकसान है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है यहाँ पर, और बाकी में भी शायद मैं टोटली रॉन्ग भी हो सकती हूँ यहाँ पे, पर द थिंग इज कि ये मैं सोचती हूँ कि ऐसे हो सकता है चीजें। आप क्या सोचते हो, आप प्लीज मुझे बताना, सो दैट हम इसके बारे में बात करें और शायद कुछ नया निकल कर आ जाए। तो ये यहाँ पर मुझे लगता है कि मे बी शायद ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर एड ऑन हो सकता है। तो ये मैं बोलना चाह रही थी आपको कि हम जो व्याला फिगर्स हैं उनको दो तरीके से देख सकते हैं। एक होता है आपका एकेडमिक तरीके से कि ठीक है वो एज अ गार्डियन जो है फिगर्स हैं वो है, और डेकोरेटिव मोटिव एज अ जो है यूज किया जा रहा है टेम्पल आर्किटेक्चर पे। उसके अलावा बाकी और भी सारे फॉर्म्स में देखने को मिलता है। और बाकी जो एक दूसरा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, क्योंकि जो इंडियन आर्ट है, इंडियन आर्ट में जितने भी आपके इमोशंस होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, क्योंकि ये एक नॉन वर्बल मोड है कम्युनिकेशन का, नॉन वर्बल लैंग्वेज है, ये वोकैबलरी है, जितने आपके सिंबल्स हैं, मोटिव है, सबका मीनिंग है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि बस ठीक है स्पेस भरना है, कितना बड़ा टेम्पल है तो उसमें लगा दिया, नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा बिल्कुल भी है, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका एकेडमिक पर्सपेक्टिव, और ये वाला जो हो गया, जो मुझे लगता है एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट है चीजों को समझने का, जानने का, राइट। और भी बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिलेगी हर जगह अलग अलग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर बनाया तो क्यों बनाया गया, और इसी जगह क्यों प्लेस किया गया, और इसको इसी पोजीशन में क्यों बनाया गया। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं, मेरा इस तरह से कुछ थॉट प्रोसेस है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडियन आर्ट है, इंडियन आर्ट में आप बात कर रहे हो, ठीक है, नॉन वर्बल तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो ऐसी चीजों को जो इंटेंजिबल है, जो इनविजिबल है। आप जो है क्रिएटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हो जब आप इंडियन आर्ट की बात करते हो, तो राइट। आप इनर वाइटैलिटी जो है, इनर वाइटैलिटी ऑफ जो स्पिरिट है, उसका जो इम्प्रेशन है, राइट, उसका जो एसेंस है, वो आप कंपोज कर रहे हो।
क्योंकि कहीं ना कहीं अगर डिवाइन बीइंग है, सुप्रीम बीइंग है, तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव पावर है, जो एविल है, वो भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, और वो सारे हमारे दिमाग में भी रहती हैं सारी चीजें, राइट। हमारी पर्सनालिटी भी दो तरह से होती है, एक गुड थॉट है और एक बैड थॉट है, तो उसको आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, राइट। तो कहीं ना कहीं ये भी है, क्योंकि मैंने बोला ना कि जो एनिमल है वो आपकी विजडम को, जो है बुद्धिमत्ता को प्रेजेंट कर रहा है, और जो लायन है वो आपकी स्ट्रेंथ, जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो उसको, जो पावर है उसको प्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये भी एक कॉन्सेप्ट आ गया। तो मुझे लगता है, और पर्सोनिफिकेशन का तो है, पर्सोनिफिकेशन का मैटर ही है इंडियन आर्ट में, राइट। हम हर चीज को अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, हर चीज को हम फॉर्म प्रदान करने की कोशिश करते हैं, और फॉर्म प्रदान करने में भी, फॉर्म बनाने में भी हमारे बहुत सारे स्टेप्स हैं। ये नहीं कि बस रात को सोचा बना दिया सुबह, नहीं नहीं नहीं, पूरे टेक्स्ट लिखे गए हैं, बिल्कुल आराम से बैठकर सारी चीजों को एनालाइज किया गया है, हर चीज के पीछे कहानी, हर चीज के पीछे मतलब है, सो दैट आपका फिर एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट होता है। फिर आपका जो विजुअल नैरेटिव है आप वो कंपोज कर पाते हो। बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है यहाँ पर देखने को मिलता है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी से हर चीज़ें जो है कंपोज की गई हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये दो कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं। और अगर आप और जानना चाहते हो व्याला फिगर्स के बारे में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, आप कृष्णमूर्ति की जो है बुक आप रेफर कर सकते हो। उन्होंने व्याला फिगर्स के बारे में लिखा है। आई थिंक बुक का नाम है व्याला फिगर्स इन मिडिएवल टेम्पल, आई थिंक ऑन मिडिएवल टेम्पल आर्किटेक्चर, समथिंग लाइक दैट। मुझे भी याद नहीं, मैंने बहुत पहले इनका कुछ जो है बुक देखा था, मेरे सिलेबस में लगी हुई थी, सो दैट बस इतना मुझे पता है कृष्णमूर्ति का है। और उसके अलावा जो ढाकी हैं, उन्होंने भी आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं व्याला फिगर्स के बारे में, आप उनको भी रेफर कर सकते हो, राइट। अकेडमिकली तो आप बिल्कुल रेफर कर सकते हो अगर आपको उनके बारे में और पढ़ना है तो। और उसके अलावा मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में और मैं बोलूँ, अपार्ट फ्रॉम व्याला फिगर्स बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलते हैं, जो मुझे बहुत अलग से अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पीछे का मीनिंग होता है, ऐसे ही नहीं कुछ भी कंपोज किया जाता है। और जो इंडियन आर्ट का कॉन्सेप्ट है ना, वो समझने के लिए आपको ये सारी चीजें तो बहुत जानना मुझे ऐसा लगता है जरूरी है। बस मैंने थोड़ा सा यहाँ पे नाम दे दिए हैं, पर हाँ, जो चीजें हैं वो चलती इसी तरह से हैं। और बाकी जो आपका जो थॉट प्रोसेस है रिगार्डिंग दिस, तो वो भी आप मुझे जो है बता सकते हो। उसके अलावा मनीषा ने ये भी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और जो कुछ समझ ना आया हो वो आप प्लीज मुझे बताना। वैसे बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बस कोशिश की है उसको सिंप्लीफाई करने की। और उसके अलावा मनीषा ने मिथुना फिगर के बारे में बोला था, तो यहाँ पर मैं बस एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ कि अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जितना भी आपको डिपिक्शन देखने को मिलेगा टेम्पल आर्किटेक्चर पे, स्पेशली मैं बोलूँ इंडियन आर्ट में, कोई भी चीज आप उठा लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि हमारे जो इमोशंस है, हमारी जो पावर्स है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग व्याला फिगर का डिपिक्शन किया गया है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये जो मोटिव है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, वो लिया कहाँ से गया है, वो नेचर से लिया गया है, राइट। नेचर में एग्जिस्ट करते हैं ना ये सारे एनिमल्स। उसके अलावा अगर हम बोलें कि जितना भी मोटिव है, जितना भी हमको डिपिक्शन देखने को मिलेगा, जितना भी आपके मांगलिक चिन्ह होंगे, वो सारे नेचर से ड्रिवन होंगे, सारे नेचर से लिए गए होंगे। तो हम ये देखते हैं कि जो इंडियन आर्ट है एकदम भरा पड़ा है नेचर से, और बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। और मैं बोलूँ कि बहुत ज्यादा क्लोज है, नेचर के बहुत ज्यादा क्लोज है, वहां से जो है वो अपनी इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहा है। तो हम ये देखते हैं जितने भी आपके मोटिव हैं उनका डीप एसोसिएशन है नेचर के साथ, एक सिंपैथी है नेचर के साथ। तो हम ये देखते हैं कि अब यहाँ पर जो मिथुना फिगर का कॉन्सेप्ट हो गया, व्याला के साथ भी यही है, और जो मिथुना है, मिथुना का कॉन्सेप्ट भी आपका यही हो गया। अगर मैं सिंबॉलिक एक्सपेक्ट की बात करूं, तो सिंबॉलिकली हम ये देखते हैं कि ये सिंबल है फर्टिलिटी का, ये अबंडेंस का सिंबल है, राइट। और ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, कोई भी सिंबल आप उठा लो, ज्यादातर इनका यही प्योरिफिकेशन, अबंडेंस, और जितना भी आपका फर्टिलिटी हो गया, इन सब से एसोसिएटेड है, राइट। तो जितने भी आपको अडोरिंग फिगर्स देखने को मिलेंगे मिथुना के, राइट, एकदम डेलिकेटली कार्व्ड होंगे, तो वो दर्शाता है उर्वरता को, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो एक हमारा डायलॉग यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ। और आप क्या सोचते हो इस बारे में, प्लीज आप वो भी अपने कमेंट में जो है रखना, सो दैट कि हम और आगे बढ़ पाएं, और मतलब ठीक है हमारा थोड़ा देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग हो, थोड़ा बदले,
ठीक है? और मुझे बल्कि ज़्यादा खुशी होगी कि अगर आप अपना कॉमन पर्सपेक्टिव भी रखो कि अगर आप एज़ अ लेमैन या फिर एज़ अ कॉमन मैन अगर आप देखते हो किसी चीज़ को, आप कैसे लेते हो चीज़ों को। क्योंकि अगर हम मीनिंग में जाएँगे ना बहुत एकदम डीप बहुत डीपर मीनिंग निकल कर आएगा। और अगर क्वेश्चंस होंगे ना जब भी मज़ा भी आएगा आंसर लेने में को बाकी तो यार कोई मतलब नहीं है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप आराम से या फिर कुछ भी आप जानना चाहते हो आपको हर कुछ तो मिल ही जाएगा बुक्स में हर जगह मिल जाएगा। लेकिन द थिंग इज़ कि जो प्रोसेस है ना, जो थॉट प्रोसेस है, जो प्रोसेस है समझने का, जो प्रोसेस है क्वेश्चन करने का, वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और आई थिंक हाँ, मतलब हम इस तरह से समझ सकते हैं व्याला के कॉन्सेप्ट को। तो बेसिकली आज इस एपिसोड में मैंने थोड़ा-सा जो है बताने की कोशिश की है कि हम व्याला फिगर्स को कैसे ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने देखा कि जो व्याला फिगर है, व्याला फिगर जिसको हम एज़ अ प्रोटेक्टर बोलते हैं कि वो प्रोटेक्ट करते हैं टेम्पल्स को, राइट? और जितनी भी आपकी नेगेटिव पावर्स है उससे प्रोटेक्ट करते हैं वो, राइट? और एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन जो डिवोटी है उसके अंदर भी डेवलप करते हैं क्योंकि उनका जो फॉर्म है वो इतना बड़े लेवल पे इतना ह्यूज है और इतना मैं बोलूँ कि हॉरिफाइड जो है उनका डिपिक्शन है, राइट? उनसे एक सेंस आता है कि हाँ, ये एबल हैं जितने भी बाहर के जो नेगेटिव फोर्सेस हैं उनसे कम्पीट करने के लिए। तो कहीं न कहीं एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन डिवोटी के मन में आता है। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका एक डेफिनेशन हो गया। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो है एज़ अ ऑर्नामेंटेशन का जो मोटिव है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो दूसरा अप्रोच हम देखते हैं जहाँ पे मैंने अपने बहुत सारे पॉइंट्स ऐड किए हैं कि किस तरह से मैं चीज़ों को देखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों का मीनिंग जानना बहुत अच्छी बात है। वेल एंड गुड है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है कि जितने भी आपके एडजेक्टिव्स हैं, राइट? उनको जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, किताबों में तो लिखे हैं, मगर आप उनको कंपोज़ कैसे करते हो, कंपोज़ करके फॉर्म कैसे प्रदान करते हो, वो ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब हम इंडियन आर्ट को बोलते हैं क्योंकि व्याला फिगर्स ही क्यों? कुछ और क्यों नहीं? आपने किसी और चीज़ का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आपने सिर्फ़ 2 एनिमल की फॉर्म को जो है कंबाइन कर दिया, एक हाइब्रिड क्रिएचर का हम बोल रहे हैं कि जो है फॉर्मेशन कर दिया, सिर्फ़ वही क्यों? राइट? और अगर आपने ठीक है फॉर्म कर भी दिया तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा फिर जो है आप ऐसे क्यों दर्शा रहे हो कि वो ओवर पावर कर रहा है किसी एनिमल को या फिर किसी ह्यूमन फॉर्म को और उसके नीचे जो डिपिक्शन है वो भी एकदम सबमिसिव मोड में ऐसे दिखाए हुई है। तो ये मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए कि ऐसा क्यों? ठीक है? तो ये हमने एक दूसरा पर्सपेक्टिव जो है जानने की, समझने की कोशिश की है कि कैसे हम पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं, पर्सोनिफाई करते हैं, हम किस तरह से फॉर्म प्रदान करते हैं, राइट? जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसको हम जो है एक क्रिएशन के थ्रू प्रेज़ेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट जो है समझने की कोशिश की थी हमने इस एपिसोड में और जो इंडियन आर्ट है वो कैसे एसोसिएट है, कैसे क्लोज है नेचर के, राइट? वो कैसे अपने नेचर से जो आसपास जो चीजें हैं उनसे जो है इंस्पायर्ड है और उनसे जो है इंस्पिरेशन लेकर जो है काम कर रही हैं क्योंकि आपको फॉर्म प्रदान कर रही है। कहाँ देखोगे आसपास? आसपास कहाँ देखोगे इंस्पिरेशन के लिए? आप आसपास ही देखोगे ना। और आप जो भी आपका क्रिएटिव थॉट प्रोसेस है आप उसको लेकर आओगे, फिर आप जो है एक नैरेटिव कंपोज करने की कोशिश करोगे। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर इस सेशन में कोशिश की थी एंड आई होप आपको समझ आया होगा। और उसके अलावा यहाँ पर मैं 1-2 बात बीच में कहना भूल गई कि जो आपका व्याला फिगर है उसमें हम देखने को मिल रहा था कि कुछ व्याला फिगर्स में आपको एक वॉरियर भी देखने को मिलेगा, राइट? जो राइड कर रहा है व्यालस के ऊपर। तो कई बार हम इसका ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि अगर हम चाहें तो हम अपने ऊपर भी मतलब कि कंट्रोल कर सकते हैं, फिर हमारी जो पावर्स हैं हम उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, राइट? हमारा पूरा कंट्रोल हो सकता है अगर हम सही डायरेक्शन में अपनी जो पावर्स हैं, राइट? उनका अगर सही इस्तेमाल करें तो। क्योंकि एक तरफ जो व्याला है, व्याला वो ओवर पावर कर रहा है ह्यूमन को और एक जगह ह्यूमन है जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ओवर पावर कर रहा है व्याला फिगर को। तो ये कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं और मुझे लगता है कि हम चीज़ों को ऐसे भी देख सकते हैं, राइट? तो आई होप कि मैंने बोल दिया हो, मुझे अभी तो और तो कुछ याद आ नहीं रहा है, लेकिन हाँ, आई होप कि मैं अपना जो मैसेज है वो कन्वे करने की कोशिश कर पाई हूँ और आई थिंक कुछ मैंने छोड़ा नहीं है।
तो मैंने कोशिश की है, जितना मुझे समझ आया या जितना मैं जैसे भी चीज़ों को देखती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो ठीक है यार, आई होप कि ये थोड़ा-सा फ्रूटफुल रहा होगा, थोड़ा-सा आपको मतलब पता चला होगा, थोड़ा-सा जो थॉट प्रोसेस है, जो पीछे का जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है आर्टिस्ट का, स्पेशली इंडियन आर्टिस्ट का, वो आपको शायद उससे थोड़ी-सी शायद ओपनिंग भी मिली होगी ना, आपको 2 लाइनें भी समझ आ गई होंगी, तो भी यार मेरा सेशन बनाने का जो मकसद है ना, मुझे ऐसा लगता है वो मैंने अचीव कर लिया है, फुलफिल हो गया है, ठीक है? तो चलिए ठीक है, आज के इस एपिसोड में इतना ही था और नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपका कोई टॉपिक हो तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो हो सकता है कि उसपे मेरी जो थॉट्स हैं, उसपे जो मैं सोचती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ और आप भी अपनी बातें रखें, ठीक है? तो चलिए फिर ठीक है, आज के इस एपिसोड में यही था और मिलेंगे फिर अपने रविवार विद किशोर कलाकार के नेक्स्ट एपिसोड में अगले रविवार को। जब तक के लिए किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।